आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे ये टॉपिक, क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। ठीक है, लॉस ऑफ प्रॉफिट का क्लेम हम क्यों निकालते हैं? ठीक है, कि जब बिजनेस डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू एनी एक्सीडेंट, ठीक है, बिजनेस जो है डिस्टर्ब हो गया हमारा, ड्यू टू फायर और एनी टाइप ऑफ एक्सीडेंट। ठीक है, ड्यू टू फायर और एनी टाइप ऑफ एक्सीडेंट। तो उस सिचुएशन में होता क्या है कि जिस दिन फायर लगा हो तो ठीक है, ठीक है, तो हमारा बिजनेस, लेकिन केवल फायर जिस दिन लगा उसी दिन केवल डिस्टर्ब नहीं हुआ, उसके आगे वाले पीरियड में भी वो कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक डिस्टर्ब रह जाता है। ठीक है, कुछ महीनों तक मान लो किसी दुकान में आग लग गया, तो ऐसा थोड़ी ना है कि कल से उसका दुकान एकदम नॉर्मल चलेगा। अरे जो आग लगा दुकान में, उसका सारा कचरा जो भी है, गार्बेज निकला, स्क्रैप निकला, उसको हटाएगा, फिर से दुकान को तैयार करेगा। तो मान लो इस सारे पीरियड में 3-4 महीना लग गया उसको। ठीक है, तो होता क्या है, बिजनेस उसका ना, बिजनेस डिस्टर्ब हो जाता है। बिजनेस डिस्टर्ब हो जाता है केवल उस दिन के लिए नहीं ठीक है, उस फायर के बाद भी, आफ्टर द फायर, फॉर लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड का मतलब 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, जो भी हो, डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ बिजनेस, उसका उस हिसाब से बिजनेस डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो जो लॉन्ग टर्म बिजनेस डिस्टर्ब हो गया हमारा 4 महीना, 5 महीना के लिए, उसके लिए हमको जो लॉस हुआ, क्योंकि हम जब मान लीजिए कि एग्जाम्पल हम लिखते हैं कि 3 मंथ हमारा बिजनेस डिस्टर्ब रहा आफ्टर द फायर, फायर के बाद भी 3 मंथ डिस्टर्ब रहा। 3 मंथ में हम जो है सेल उतना नहीं कर पाए जितना नॉर्मली बिफोर द फायर होता था। ठीक है ना, तो सेल हमारा जो है, सेल जो है बिलो नॉर्मल है, नॉर्मल सेल से भी हम कम कर पा रहे हैं। 3 महीना हमने सेल जो किया नॉर्मल से भी कम किया। तो जब सेल कम होगा बिलो नॉर्मल, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट जो हुआ वो भी बिलो नॉर्मल है। ठीक है, तो अगर प्रॉफिट बिलो नॉर्मल हुआ यानी हमको प्रॉफिट में नुकसान हुआ, यानी इसी को बोलेंगे हम लोग लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो अगर कंपनी ने, अगर बिजनेस ने इसके लिए अगर बिजनेस ने इंश्योरेंस लिया हुआ है, इसको भी कवर किया है इंश्योरेंस। ठीक है, कि जो लॉस ऑफ प्रॉफिट होगा आफ्टर द एक्सीडेंट, हमारा जितने दिन बिजनेस डिस्टर्ब रहेगा उस पीरियड के लिए अगर कंपनी ने इंश्योरेंस लिया हुआ है, कवर किया हुआ है, इंश्योरेंस लेकर के इस रिस्क को भी कवर किया हुआ है, तो हम इसका भी इंश्योरेंस क्लेम निकालेंगे। तो हम इसका भी इंश्योरेंस क्लेम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सिंपल एकदम, क्योंकि जरूरी नहीं ना है कि आज फायर हुआ कल से नॉर्मल बिजनेस होगा। हो ही नहीं सकता है, नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। अगर आज फायर हुआ है तो कल से नॉर्मल बिजनेस होगा ही नहीं। ठीक है, तो आपका कुछ समय तक बिजनेस डिस्टर्ब रहेगा। तो आपको देखना क्या है कि जो पॉलिसी लिया गया है, ठीक है ना, इंश्योरेंस पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट, फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट में हमारा कितना कवरेज दे रहा, कितने पीरियड के लॉस ऑफ प्रॉफिट को कवर करेगा ये। तो इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इंडेमनिटी पीरियड, इंडेमनिटी पीरियड। ठीक है, इंडेमनिटी पीरियड आपको
ध्यान में रखना है। तो इंडेमनिटी पीरियड क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है। इंडेमनिटी पीरियड का मतलब, इंडेमनिटी का मतलब ये होता है लॉस का भरपाई करना। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी हम लोग पढ़ते हैं कि इंडेमनीफाई किया जाएगा। इंडेमनीफाई करने का मतलब होता है लॉस को भरपाई करना। तो कितने पीरियड का लॉस का इंश्योरेंस कंपनी भरपाई करेगा, वही हो गया इंडेमनिटी पीरियड। तो इंडेमनिटी पीरियड का मतलब हो गया पीरियड फॉर विच इंश्योरर मतलब इंश्योरेंस कंपनी इज लायबल टू कवर द लॉस ऑफ प्रॉफिट। कितने पीरियड के लॉस ऑफ प्रॉफिट को वो कवर करे। तो इंडेमनिटी पीरियड क्वेश्चन में हमेशा दिया रहेगा, ठीक है। अब इंडेमनिटी पीरियड इन जनरल 6 मंथ का होता है। 6 मंथ का होता है फ्रॉम द डेट ऑफ फायर, जिस दिन आग लगा उसके बाद के 6 महीने के तक इंडेमनिटी फायर फ्रॉम द डेट ऑफ फायर। ओके। अब क्वेश्चन उठता है कि मान लीजिए हमारा बिजनेस 6 महीने से ज्यादा डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। एक्चुअल जो है हमारा बिजनेस, एक्चुअल डिस्टर्ब पीरियड एक्चुअल में डिस्टर्ब पीरियड जो है हमारा जो भी दिया है, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। हमारा 3 महीना भी हो सकता है, 4 महीना भी हो सकता है, 5 महीना भी हो सकता है। तो एक्चुअल डिस्टर्ब पीरियड और इंडेमनिटी पीरियड। तो अब क्वेश्चन उठता है कि हम भाई क्लेम कितने के लिए निकालेंगे। तो इंश्योरेंस क्लेम जो निकलेगा हमारा, इंश्योरेंस क्लेम ये दोनों में जो कम होगा, ए अगर मान ले इसको और ये बी, तो दोनों में इंश्योरेंस क्लेम फॉर द पीरियड, ठीक है, लोअर ऑफ ए और बी। ए यानी इंडेमनिटी पीरियड और डिस्टर्ब पीरियड जो एक्चुअल है, दोनों में जो कम रहेगा उतने ही पीरियड के लिए हम इंश्योरेंस क्लेम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि उतने पीरियड ही हमारा बिजनेस डिस्टर्ब रहा और उसके कारण उस पीरियड में हमको कम सेल किया और कम सेल किया तो कम प्रॉफिट हुआ। तो ये आपको सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में ये देखना है आपको कि इंडेमनिटी पीरियड कितना है और हमारा डिस्टर्ब पीरियड कितना है। दोनों में जो कम होगा, विच एवर इज लेस। अगर डिस्टर्ब पीरियड 7 महीना है, ठीक है, अगर डिस्टर्ब पीरियड सपोज क्वेश्चन में दिया है कि भाई डिस्टर्ब रह गया हमारा बिजनेस जो है, डिस्टर्ब रह गया 7 मंथ, ठीक है, और इंडेमनिटी पीरियड क्वेश्चन में लिख दिया है इंडेमनिटी पीरियड सपोज 6 मंथ। तो ये दोनों में जो कम होगा, यानी हम क्लेम जो निकालेंगे वो 7 मंथ के लिए, 7 बोलते हैं 6 मंथ के लिए ही क्लेम करेंगे। इंश्योरेंस क्लेम हम लोग कैलकुलेट करेंगे फॉर 6 मंथ, क्योंकि हमारा जो इंश्योरर है ना, जब हम इंश्योरर के साथ एग्रीमेंट कर रहे थे इंश्योरेंस कंपनी के साथ, तो हमने 6 महीने के लिए ही उसको बोला था कि भाई तुमको 6 महीने का लॉस का भरपाई करना होगा, क्योंकि इंडेमनिटी पीरियड 6 मंथ का मतलब वो हमें इंडेमनीफाई करे, यानी लॉस का भरपाई करेगा मेरा 6 महीने का। तो 6 महीने से ज़्यादा का वो हम क्लेम नहीं कर सकते हैं उसको। तो इस सिचुएशन में दोनों में जो मिनिमम होगा वो आपको देखना हो। किसी क्वेश्चन में हो सकता है डिस्टर्ब पीरियड कम है, इंडेमनिटी पीरियड ज़्यादा है, तो जितने दिन में एक्चुअल में बिजनेस डिस्टर्ब रहा उतने दिन का ही क्लेम निकालेंगे, ठीक है। तो ये आपको सिंपल से देखना है, कोई इसमें ज़्यादा पॉइंट नहीं है। अब इसके बाद सबसे पहले ये देखने के बाद हम लोग आएंगे, सबसे पहले हमारा ये काम कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, आपको निकालना होगा जीपी रेशियो।
ठीक है, जीपी रेशियो। जीपी रेशियो यहाँ कैसे निकलेगा, यहाँ निकलेगा, हम लोग लिखेंगे नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, नेट प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर प्लस करेंगे इसमें इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, नेट प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ठीक है, नेट प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का मतलब जिस ईयर में फायर लगा उसके पहले वाले फाइनेंशियल ईयर। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का मतलब है जस्ट इमीडिएटली प्रीसीडिंग, जस्ट पहले वाले फाइनेंशियल ईयर। ओके, अब ये जीपी रेशियो इस तरह से हमारा निकल जाएगा किसी भी क्वेश्चन में। जब जीपी रेशियो निकाल लेंगे, अच्छा कभी कभी क्या होता है डायरेक्ट मान लीजिए नेट प्रॉफिट नहीं दिया रहता है, तो इस केस में आपको अगर हम लोग इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर माइनस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेज डिवाइडेड बाय टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। क्लियर? तो अगर नेट प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है तो कभी कभी ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस कर देंगे अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, अनइंश्योर्ड माइनस होगा, यहाँ है इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस ऐड कर रहे हैं, माइनस जब ग्रॉस प्रॉफिट से निकालेंगे तो अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस माइनस करेंगे। ठीक है, अब ये दोनों में क्या डिफरेंस है थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। ठीक है, स्टैंडिंग चार्जेस हम दो चीज़ आपको लिखे हैं यहाँ पर, तो स्टैंडिंग चार्जेस का मीनिंग क्या है ये हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। स्टैंडिंग चार्जेस एक तरह का फिक्स्ड एक्सपेंसेज है या फिक्स्ड चार्जेस। ठीक है, फिक्स्ड एक्सपेंसेज या फिक्स्ड चार्जेस जो बोलिए, दो पार्ट है इसका। इंश्योर्ड का मतलब हो गया, सिंपल सा वर्ड है, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब हो गया ऐसा स्टैंडिंग चार्जेस जो कि इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर हो रहा है, इसलिए वो इंश्योर्ड है। ठीक है, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब हो गया फिक्स्ड चार्जेस कवर अंडर इंश्योरेंस पॉलिसी। जो इंश्योरेंस पॉलिसी लिए हैं उसमें इसको भी कवर किया जा रहा है। ठीक है, अंडर इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, और जो नहीं कवर किया जा रहा है वो अनइंश्योर्ड हो गया। सिंपल सा बात। कुछ ऐसे फिक्स्ड चार्जेस हैं जो नहीं कवर है, ठीक है, तो ऐसा फिक्स्ड चार्जेस नॉट कवर्ड अंडर इंश्योरेंस पॉलिसी। तो वो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा बेसिकली
कि कितना इंश्योर्ड है और कितना अनइंश्योर्ड, इसको आप आइडेंटिफाई जनरली हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि इंश्योरेंस का कॉपी हमको थोड़ी नहीं देगा क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में जो डेटा दिया रहता है, जो लिखा रहता है, उसी के से हम बेसिस से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सिंपल कि डायरेक्ट लिखा रहेगा आपको कि स्टैंडिंग चार्जेस क्या है और अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कितना है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन में लिखा रहता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको वो नहीं समझना है कि कैसे हम पॉलिसी का क्या करेंगे, उससे मतलब नहीं है। ठीक है ना, डायरेक्ट मेंशन होगा स्टैंडिंग चार्जेस इंश्योर्ड है या अनइंश्योर्ड। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से जीपी रेशियो निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंडेमनिटी पीरियड और डिस्टर्ब पीरियड, दोनों में जो कम होगा उतने के लिए हम क्लेम का काम करेंगे, उतने पीरियड का ही क्लेम निकलना है। उसके बाद देखेंगे जीपी रेशियो कि भाई जीपी रेशियो कितना दिया हुआ है। जितना जीपी रेशियो दिया रहेगा, ठीक है, उसी के हिसाब से हम लोग जीपी रेशियो निकालेंगे सबसे पहले। ठीक है, जीपी रेशियो आपको मोस्टली निकालना ही पड़ेगा हर क्वेश्चन में। ठीक है, तो जीपी रेशियो निकालने के बाद अब दूसरा स्टेप क्या है, जीपी रेशियो आपका मान लीजिए वर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहला स्टेप ये। ठीक है, जीपी रेशियो सबसे पहला है, क्योंकि ये तो देखने से पता चल जाएगा इंडेमनिटी पीरियड और एक्चुअल पीरियड में क्या है। वर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पहला स्टेप ये। दूसरा आपको निकालना है, ठीक है, स्टैंडर्ड सेल्स। अब स्टैंडर्ड सेल्स का मीनिंग क्या है, ये समझने वाली बात है। स्टैंडर्ड सेल्स का मीनिंग ये है कि मान एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं थोड़ा। मान लीजिए डेट ऑफ फायर क्वेश्चन में दिया है 1 अक्टूबर 2022, ये डेट ऑफ फायर है। ठीक है, उसके बाद लिखा है क्वेश्चन में कि हमारा जो डिस्टर्ब रहा बिजनेस, डिस्टर्ब पीरियड जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, यानी जितने पीरियड के लिए हमको क्लेम करना है, डिस्टर्ब पीरियड हम यहाँ लिख रहे हैं, लेकिन जितने पीरियड के लिए क्लेम करना, अगर 3 महीने के लिए क्लेम करना है डेट ऑफ फायर के बाद, तो उतने क्लेम पीरियड, मतलब यहाँ जितना मंथ का क्लेम करना है, क्लेम पीरियड आपको देखना होगा। जो ऊपर में इंडेमनिटी पीरियड और डिस्टर्ब पीरियड में जो कम रहेगा, उतने पीरियड का ही हमको यहाँ स्टैंडर्ड सेल्स निकालना है। तो डिस्टर्ब पीरियड यानी क्लेम पीरियड, जितने पीरियड का आपको क्लेम निकालना, अगर 6 महीने का निकालना है तो 6 लेंगे, 4 महीने का निकालना है तो 4। ठीक है, तो इस पीरियड में हमने 1 अक्टूबर 2022 से, मान लीजिए हमारा 3 महीना डिस्टर्ब रहा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 मंथ, 31 दिसंबर 2022 तक हमारा सपोज सेल हुआ है इस पीरियड में 40,000 रुपया। ये एक्चुअल जब फायर हुआ उसके बाद 3 महीना बिजनेस मेरा डिस्टर्ब रहा। ठीक है, और उस 3 महीने में हमने 40,000 का सेल किया। ठीक है, अब हमें समझना है कि स्टैंडर्ड सेल किसको बोलते हैं। ये तो हुआ एक्चुअल में सेल ड्यूरिंग द डिस्टर्ब पीरियड। स्टैंडर्ड सेल क्या होगा कि इसी पीरियड में, सेम पीरियड में हमने सेम पीरियड में कितना सेल हुआ था, सेल्स इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले साल में इसी पीरियड में, यानी इसी पीरियड का अगर हम बात करें तो 1 अक्टूबर 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2021 के बीच में हमने कितना सेल किया था। तो ये जो पीरियड का सेल है ना, ये जो पीरियड का सेल आएगा, सेम पीरियड का सेल इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, दिस इज नोन एज स्टैंडर्ड सेल्स। ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड सेल में भी एडजस्टमेंट होगा। स्टैंडर्ड सेल, इस पीरियड का सेल में एडजस्टमेंट करेंगे आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर अपवर्ड और डाउनवर्ड ट्रेंड। ठीक है, अपवर्ड और डाउनवर्ड ट्रेंड जो भी दिया रहेगा क्वेश्चन में, या हम आइडेंटिफाई करेंगे हमारा अपवर्ड ट्रेंड है या डाउनवर्ड ट्रेंड। ठीक है, कभी कभी डायरेक्टली नहीं दिया रहता है क्वेश्चन में,
तो वो हम लोग जो है एडजस्ट करेंगे। मतलब मान लीजिए कि इस पीरियड में हमारा सेल हुआ था सपोज 80,000 रुपया, और क्वेश्चन में दिया है कि नहीं अपवर्ड ट्रेंड है। यहाँ अपवर्ड ट्रेंड यानी ट्रेंड अपवर्ड का मतलब होता है इंक्रीज, सेल्स बढ़ रहा है, और डाउनवर्ड का मतलब हो गया डिक्रीज ट्रेंड यानी सेल्स घट रहा है। क्वेश्चन में मान लीजिए दिया हुआ कि इंक्रीज ट्रेंड है 10% का, तो हमारा स्टैंडर्ड सेल इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा भाई? स्टैंडर्ड सेल्स क्या निकाल लेंगे हम लोग? सबसे पहले लिखेंगे कि सेल 1 अक्टूबर 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2021 के बीच में कितना सेल हुआ? तो 80,000। फिर इसमें ऐड कर देंगे अपवर्ड ट्रेंड, चूंकि दिया है क्वेश्चन में, तो अपवर्ड ट्रेंड ऐड कर देंगे। अपवर्ड ट्रेंड कितना दिया है? 10%, तो 80,000 का 10% निकाल के 8,000 लिख दिए, तो आपका टोटल आ गया 88,000। ये निकल गया स्टैंडर्ड सेल्स। अब क्वेश्चन उठता है कि भाई स्टैंडर्ड सेल्स क्यों निकालना, क्या जरूरत है? अरे हमको कैसे पता चलेगा कि हम कितना कम सेल किए? हमको तो पहले ये निकालना है कि कितना कम सेल हुआ, ठीक है? तो जब तक कितना कम सेल हुआ ये निकालने के लिए क्या करना होगा कि भाई हमने एक्चुअल में जब बिजनेस डिस्टर्ब नहीं था, जब फायर नहीं लगा था, तो हमने कितना सेल किया था सेम पीरियड में, उसी मंथ में जितने दिन हमारा फायर के कारण डिस्टर्ब रहा, उसी पीरियड में हमने कितना सेल किया था जब फायर नहीं लगा था, तो उसी से ना कंपेयर करेंगे, ठीक है? तो स्टैंडर्ड सेल्स का मतलब सिंपल सा हो गया कि भाई अगर आपका बिजनेस फायर के बाद 2 महीना, 6 महीना, 4 महीना, 3 महीना, जितने दिन भी एक्चुअल में डिस्टर्ब रहा, उसी पीरियड में हमने प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में कितना सेल किया था, और फिर उसमें हम एडजस्टमेंट करेंगे। अगर हमको लगता है कि पिछले साल से हमारा सेल बढ़ रहा था, इस साल बढ़ा था 10% का ग्रोथ रेट हमारा, तो 10% बढ़ा देंगे। क्वेश्चन में अगर लिखेगा नहीं 5% बढ़ रहा था तो 5% बढ़ा देंगे। क्वेश्चन में लिखेगा कि नहीं घट गया था पिछले साल के कंपेयर में, इन जनरल इस साल कम सेल हो रहा था, तो हम घटा देंगे वहाँ पर उतना। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। ट्रेंड आपको जो भी दिया रहेगा अपवर्ड या डाउनवर्ड, वो आपको एडजस्ट करना होगा टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड सेल्स, ठीक है? फिर भी बोलते हैं स्टैंडर्ड सेल्स का मतलब एकदम सिंपल है कि आपको जो है निकालना है डिस्टर्ब पीरियड, जितने दिन एक्चुअल में हमारा बिजनेस इस पीरियड में डिस्टर्ब रहा, यानी जितने पीरियड का हम क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि हम वर्किंग इंश्योरेंस क्लेम के लिए कर रहे हैं। हमारा बिजनेस अगर 6 महीना डिस्टर्ब रहा, लेकिन इंडेमनिटी पीरियड मान लो 4 ही महीना है, इंडेमनिटी पीरियड अगर 4 ही महीना है, तो इंश्योरेंस कंपनी तो 4 ही महीने का ना लॉस का भरपाई करेगा, तो हमको क्लेम भी 4 ही महीने का ना निकालना है, तो 4 ही महीने का ना सेल्स फिर हम लेंगे। हम 6 महीने का लेने से फायदा क्या हमको? हम तो क्लेम कर ही नहीं सकते हैं 6 महीने के लिए। तो वो चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, जो वर्किंग जहाँ भी करेंगे हम लोग, जो भी निकालेंगे वो क्लेम पीरियड के लिए करना। तो सेल्स जो निकालेंगे जितने पीरियड के लिए क्लेम करेंगे, वो तो फर्स्ट लाइन के क्वेश्चन में ही आपको पता चल जाएगा कि आपका इंडेमनिटी पीरियड कितना है और डिस्टर्ब पीरियड कितना है। दोनों पीरियड में जो कम होगा उतना ही क्लेम करेंगे, और क्लेम पीरियड जो निकलेगा उतने पीरियड के लिए ही हम लोग स्टैंडर्ड सेल निकालेंगे। और स्टैंडर्ड सेल निकालने के लिए आपको ध्यान रखना होगा एक्चुअल में जितने दिन आपका बिजनेस यहाँ डिस्टर्ब रहा, यानी क्लेम पीरियड जो है, उस पीरियड में ही हमने पिछले साल पुराने फाइनेंशियल ईयर में, यानी जस्ट इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में कितना सेल किया था, और फिर उसको एडजस्ट करेंगे अपवर्ड ट्रेंड या डाउनवर्ड ट्रेंड से। वो एडजस्ट करने के बाद आपके पास आएगा स्टैंडर्ड सेल्स, ठीक है? तो स्टैंडर्ड सेल्स का मतलब हो गया हमारा सिंपल मीनिंग सेल्स ड्यूरिंग क्लेम पीरियड, इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ठीक है? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच
fire took place adjustment for upward or downward trend to be made। आपको करना पड़ेगा एडजस्टमेंट, अपवर्ड या डाउनवर्ड ट्रेंड के लिए एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तब जाके आपका आएगा स्टैंडर्ड सेल्स। क्लियर? तो स्टैंडर्ड सेल्स आपको इस तरह से निकालना है। सबसे पहले लिख देंगे हम लोग सेल्स ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ड्यूरिंग क्लेम पीरियड। जितने पीरियड का हम क्लेम कर रहे हैं उतने पीरियड में हमने पिछले साल में कितना सेल किया था, ये हम पहले लिख लेंगे। ठीक है, फिर इसमें प्लस करेंगे हम लोग अपवर्ड या डाउनवर्ड ट्रेंड, जो भी रहेगा क्वेश्चन में। ये डिपेंड करता है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा या नहीं भी हो सकता है ट्रेंड, कोई नहीं रहेगा ट्रेंड, तो हम सिंपली कोई एडजस्टमेंट अपवर्ड या डाउनवर्ड का नहीं करेंगे। अपवर्ड ट्रेंड प्लस होगा, डाउनवर्ड अगर रहेगा तो इसको माइनस कीजिएगा। ठीक है ना, डाउनवर्ड ट्रेंड को माइनस करेंगे, माइनस का साइन लगाइएगा। अपवर्ड रहेगा तो प्लस, डाउनवर्ड रहेगा तो माइनस। ये दोनों एडजस्ट करने के बाद आपके पास आ जाएगा ये स्टैंडर्ड सेल्स। स्टैंडर्ड सेल्स, ओके। अब स्टैंडर्ड सेल्स निकालने के बाद आप निकालोगे शॉर्ट सेल्स। आपको क्या निकालना है? शॉर्ट सेल्स। शॉर्ट सेल निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सिंपल है। हम लोग सबसे पहले लिखेंगे स्टैंडर्ड सेल्स जो निकाला। स्टैंडर्ड सेल्स जो निकाला वो लिख दिया, उसका अमाउंट। इसमें से माइनस करेंगे एक्चुअल सेल्स ड्यूरिंग क्लेम पीरियड। जितने दिन का आप क्लेम कर रहे हैं, ठीक है, उतने पीरियड में हमने एक्चुअल में कितना सेल किया, ये माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा शॉर्ट सेल्स। ठीक है, तो ये शॉर्ट सेल निकल जाएगा आपका इस तरह से। इसके बाद हम लोग निकालेंगे फोर्थ स्टेप, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल्स। ठीक है, ये निकालना एकदम इजी है क्योंकि शॉर्ट सेल आपका निकल चुका है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी हम लोग निकाल चुके हैं। ये कैसे निकल जाएगा? शॉर्ट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय जीपी रेशियो। तो आपका शॉर्ट सेल्स का ग्रॉस प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल निकल जाएगा। ओके, अब आइए नेक्स्ट। ये तो हुआ कि हमारा इतना कम सेल हुआ, उसके कारण हमको इतना कम प्रॉफिट हो गया। शॉर्ट सेल का जीपी रेशियो यानी इतना कम प्रॉफिट हुआ एक तरह से। अब हम लोग निकालेंगे नेक्स्ट पॉइंट है इसमें एडमिसेबल एडिशनल एक्सपेंसेस। एडमिसेबल एडिशनल एक्सपेंसेस, तो एडिशनल एक्सपेंसेस आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब एडिशनल एक्सपेंसेस क्या है मान समझ लीजिए। एडिशनल एक्सपेंसेस का यहाँ मीनिंग क्या है, पहले हम लोग एडिशनल एक्सपेंसेस क्या होता है यहाँ साइड में समझ लेते हैं। एडिशनल एक्सपेंसेस भाई
सिंपल सा वर्ड है कि भाई एक्स्ट्रा जो खर्चा करना पड़ा। अच्छा, क्यों करना पड़ा ये भी समझना पड़ेगा। एडिशनल एक्सपेंसेस हम क्यों किए? फायर लगा हमारा गोडाउन में, ठीक है, उसके कारण डैमेज हुआ होगा, ठीक है। अब हमको लग रहा है कि कुछ समय तक हमको, ठीक है ना, बगल वाले दुकान में यानी किसी और का दुकान होगा, उसका भाड़ा पे लेकर के हमको अपना बिजनेस कुछ दिन चलाना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने दुकान पे नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो हमने बगल जो जगह खाली था किसी का, उसको रेंट पे लिया, और जब तक हमारा इधर का शॉप रेडी नहीं हो रहा था, 3-4 महीना लग गया, सपोज जो आग लगा तो उसके कारण 4 महीना लग गया उसको रेडी होने में फिर से, तो 4 महीना के लिए हमने भाड़ा पे ले लिया अलग से जगह बिजनेस करने के लिए। तो ये एडिशनल एक्सपेंसेस इंकर्ड हो रहा है, ठीक है। इस तरह का एक्सपेंसेस जो कि आपको करना पड़ रहा है बिजनेस को रन करने के लिए फिर से, ठीक है, जो रिक्वायर्ड है। तो एडिशनल एक्सपेंसेस को भी हम क्लेम करेंगे, क्योंकि जो खर्चा हो रहा है उसका भी तो इम्पैक्ट हमारे प्रॉफिट पे है। ये एडिशनल एक्सपेंसेज हो रहा है जो, तो उससे भी तो प्रॉफिट हमारा घट गया। अगर फायर नहीं होता तो ये खर्च नहीं होता, ये खर्च नहीं होता तो हमारा इतने से प्रॉफिट बढ़ रहा होता। लेकिन चूंकि फायर हुआ, 4 महीना बिजनेस डिस्टर्ब रहा, 4 महीना में ये खर्च हुआ एडिशनल, तो उसके लिए भी हम इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करेंगे कि भाई ये भी हमारा प्रॉफिट को लॉस हुआ है इतने से। तो एडिशनल एक्सपेंसेस का मतलब ये हुआ, यानी एनी एक्सपेंसेस incurred during the claim period, during the claim period to run the business in a location other than यूजुअल लोकेशन, जो हमारा अदर देन यूजुअल लोकेशन, जो हमारा यूजुअल लोकेशन था, उस लोकेशन से शिफ्ट होकर हम बगल वाला दुकान या एक गली छोड़ करके दूसरे वाले दुकान में हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हमको बिजनेस करना है। तो उससे हमारा ये खर्चा भाई इनकट हो रहा है। हम बंद नहीं कर सकते हैं, प्रॉपर बिजनेस 4 महीना बंद थोड़ी नहीं रहेगा, तो हम कहीं और कर रहे हैं अगल बगल जहाँ भी खाली मिला जगह, तो खर्चा इनकट हो रहा है। तो वो एडिशनल एक्सपेंसेस को भी हम क्लेम करेंगे, ठीक है। तो अब इसका क्लेम अमाउंट निकलेगा कैसे? तो क्लेम अमाउंट निकालने के लिए 3 पॉइंट है। तो लिस्ट ऑफ द 3 आपको देखना है, लिस्ट ऑफ द 3। पहला हमारा एडिशनल एक्सपेंसेस कितना है, एडिशनल एक्सपेंसेस कितना इनकर्ड हुआ, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। पहला अमाउंट ये आपका। दूसरा, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंसेस, ठीक है। इसका ध्यान से पढ़िएगा, एडिशनल एक्सपेंसेस के कारण हमने जो सेल किया उसका ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, ठीक है। एडिशनल एक्सपेंसेस इनकर्ड किए तब हम जो है 10,000, जैसे ऊपर में हमने सेल लिखा था कि ड्यूरिंग क्लेम पीरियड में 40,000 रुपया सेल हुआ, ड्यूरिंग क्लेम पीरियड में 40,000 का सेल हुआ। लेकिन फिर क्वेश्चन में लिखा है कि इसमें से 40% जो सेल हुआ है ना, वो एडिशनल एक्सपेंसेस के कारण हुआ है, या 50% जो सेल हुआ है ना, एडिशनल एक्सपेंसेस के कारण हुआ। यानी अगर वो एडिशनल एक्सपेंसेस नहीं होता तो 40,000 सेल नहीं होता। 50% खर्च जो सेल हुआ है इसका, 50% सेल, क्वेश्चन में लिखा है 50% सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंसेस, साफ साफ लिखा हुआ है। यानी 20,000 रुपया जो सेल हुआ है वो हमारा एडिशनल एक्सपेंसेस के कारण, तो वो 20,000 का ग्रॉस प्रॉफिट हम यहां निकालेंगे, वो 20,000 रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट हम यहां निकालेंगे, ठीक है, और वो यहां लिख देंगे। क्लियर? तीसरा पॉइंट,
तीसरा पॉइंट जो है ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ये निकलेगा कैसे, तो एडिशनल एक्सपेंसेस मल्टीप्लाइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर डिवाइडेड बाय ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। एनुअल टर्नओवर को ही हम यहाँ लिखे हैं ATO, यानी एडजस्ट करना एनुअल टर्नओवर को, प्लस लिखेंगे यहाँ अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेज, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेज। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक अमाउंट इसका निकल के आएगा। तो C हो गया एक अमाउंट, B हो गया ABC, पानी। और ये तीनों में जो कम होगा वही आपका एडमिसिबल होगा। ठीक है, ये तीनों में जो कम होगा यही हमारा एडमिसिबल एडिशनल एक्सपेंस होगा, क्योंकि लिस्ट ऑफ द 3 आपको लेना है, लिस्ट ऑफ द 3। क्लियर? अब आइए, ये जो थोड़ा पॉइंट है कि एनुअल टर्नओवर क्या होता है, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, ये नया टर्म आ गया, तो इसका मीनिंग हम लोग समझ लेते हैं, बाद में समझ लेते हैं। पहले अभी ना हम पूरा आपको लिख देते हैं थोड़ा सा, इसका एडमिशन अभी बता देंगे एनुअल टर्नओवर का मीनिंग क्या है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट करेंगे 6 नंबर पॉइंट। 6 नंबर पॉइंट बनेगा हमारा स्टेटमेंट ऑफ क्लेम। अभी तक समझ लो तो आप वर्किंग कर रहे थे, ठीक है ना। अभी तक हम लोग जो ऊपर से देखे कि पहले जीपी रेशियो निकाले, फिर स्टैंडर्ड सेल्स निकाले, ठीक है ना, ये एक तरह से वर्किंग है। इतना आपको हर क्वेश्चन में करना होगा जब भी लॉस ऑफ प्रॉफिट का क्वेश्चन आएगा, इससे कम स्टेप नहीं हो सकता है, ठीक है ना। इतना हर क्वेश्चन में करना होगा। अब आइए स्टेटमेंट ऑफ क्लेम कैसे निकलेगा। तो स्टेटमेंट ऑफ क्लेम निकालने के लिए हम लोग, मैंने अमाउंट ऑफ क्लेम अब हमको निकालना है, तो अमाउंट ऑफ क्लेम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल्स, ठीक है। फिर इसमें ऐड करेंगे हम लोग एडमिसिबल एडिशनल एक्सपेंसेस, ठीक है। ये दोनों ऐड कर दिए। फिर इसमें से माइनस कर देंगे लेस होगा सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। क्वेश्चन में दिया रहेगा सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेस, ठीक है। तो सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेस हम लोग यहाँ से माइनस कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा फिर ग्रॉस क्लेम। अब हम लोग निकालेंगे ग्रॉस क्लेम के बाद अमाउंट ऑफ क्लेम। अब अमाउंट ऑफ क्लेम कैसे निकलेगा, यहां पर आपको देखना होगा इंश्योरेंस पॉलिसी कितने का लिया गया है, यानी इंश्योर्ड अमाउंट। इंश्योरेंस पॉलिसी यानी इंश्योर्ड अमाउंट,
इंश्योर्ड अमाउंट कितने का है ये पहले देख लेंगे, और फिर देखेंगे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। ठीक है, ये कितना है। अब आपको ध्यान, ये दोनों अमाउंट पहले आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन में। ये दिया रहेगा, ये पहला वाला तो दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये आपको वर्किंग करके निकालना होगा, क्योंकि अभी ये जो ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर यहाँ लिखे हैं ना, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी लिखे हैं। एडिशनल एक्सपेंसेस का अमाउंट एडमिसिबल निकालने के लिए वहाँ पर भी हम इसको यूज कर रहे हैं, तो ये इसको आपको निकालना पड़ेगा। अभी इसका वर्किंग हम लोग समझ लेंगे। तो ये वर्किंग करके निकालना होगा आपको, ये वर्किंग करना होगा आपको, और ये गिवन होगा। अब ये दोनों को कंपेयर करेंगे। अब आइए, क्लेम कैसे निकलेगा। इफ इंश्योर्ड अमाउंट इज मोर देन or equal to gross profit on adjusted annual turnover। तो इस केस में आपका जो हो जाएगा, अगर ये है आपका क्वेश्चन में आप देख रहे हैं इंश्योर्ड अमाउंट जो है ग्रॉस प्रॉफिट एनुअल टर्नओवर से या तो ज़्यादा है या कम है, बराबर है, तो इस केस में आपका फुल्ली इंश्योर्ड हो गया। वो फुल्ली इंश्योर्ड है आपका। ये जो ग्रॉस क्लेम निकला है ना, ये फुल्ली इंश्योर्ड है। तो उस केस में इसका मतलब हो गया अमाउंट ऑफ क्लेम इक्वल टू ग्रॉस क्लेम। जो ग्रॉस क्लेम निकालेंगे उतना ही आपका क्लेम होगा अमाउंट। ठीक है, अमाउंट ऑफ क्लेम भी वही होगा। पहला सिचुएशन ये। दूसरा सिचुएशन आपका, इफ इंश्योर्ड अमाउंट इज लेस देन ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर से आपका कम है इंश्योर्ड अमाउंट। ठीक है, अगर कम है तो इसमें ये इसका मतलब हो गया पार्टली इंश्योर्ड है, पार्टली इंश्योर्ड। तो इस केस में एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल होगा, एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल। ठीक है, तो जब एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल होगा तो अब आपका अमाउंट ऑफ क्लेम कैसे निकलेगा। इक्वल टू अमाउंट ऑफ क्लेम इक्वल टू, सबसे पहले लिखेंगे इंश्योर्ड अमाउंट डिवाइडेड बाय ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर ATO, यानी एनुअल टर्नओवर मल्टीप्लाइड बाय ग्रॉस क्लेम। तो आपका अमाउंट ऑफ क्लेम निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन थोड़ा लॉस ऑफ प्रॉफिट वाला जो होता है वो थोड़ा लेंदी है इन कंपेयर टू लॉस ऑफ स्टॉक। ठीक है, और इसमें हमारा कोई अकाउंटिंग ये नहीं कर रहे हैं हम लोग, सिंपली स्टेप बाय स्टेप निकाल रहे हैं, कोई लेजर या कुछ नहीं बन रहा है। ठीक है ना, सारा हम लोग स्टेप बाय स्टेप वर्किंग कर रहे हैं और इसी ऑर्डर में आपको वर्किंग करना है। आप ये सोचिएगा ना कि पहले हम निकाल देते हैं डायरेक्ट ये क्या बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल, निकलेगा ही नहीं। जब तक आप GP रेशियो नहीं निकालोगे, जब तक आप शॉर्ट सेल नहीं निकालोगे, तब तक आपका ग्रॉस प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल नहीं निकलेगा। तो स्टेप इसी ऑर्डर में आपको वर्किंग करना है। ठीक है, इसी ऑर्डर में करना है सारा, ऊपर नीचे आप नहीं कर सकते हैं इसको। ठीक है,
तो आप पहले से देख लीजिए। सबसे पहला काम है आप ये आइडेंटिफाई कर लीजिए कि भाई आपका क्लेम पीरियड कितना है, कितने पीरियड के लिए आप क्लेम करोगे। इंडेमनिटी पीरियड और एक्चुअल डिस्टर्ब पीरियड दोनों में जो कम होगा उतने ही पीरियड के लिए आप क्लेम करोगे, ठीक है। जो पीरियड कम होगा, एक्चुअल पीरियड अगर कम है तो एक्चुअल पीरियड जितना है इंडेमनिटी पीरियड से कम है तो एक्चुअल पीरियड के लिए आप क्लेम करोगे तो वो हो जाएगा आपका क्लेम पीरियड, ठीक है। और अगर आपका इंडेमनिटी पीरियड कम है, एक्चुअल डिस्टर्ब पीरियड ज़्यादा है, तो आप इंडेमनिटी पीरियड ही आपके लिए क्लेम पीरियड होगा। दोनों में से जो कम होगा उतने उसी पीरियड के लिए आप क्लेम करोगे। उसके बाद आप सबसे पहले जीपी रेशियो निकाल लोगे, ठीक है। जीपी रेशियो निकालने के बाद ये फॉर्मूला यही लगेगा, कुछ चेंज आप नहीं कर सकते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड सेल्स निकालेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड सेल में ट्रेंड आपको ध्यान रखना होगा, कोई ट्रेंड अगर दिया है अपवर्ड या डाउनवर्ड उसका एडजस्टमेंट कर लेंगे। अपवर्ड ट्रेंड है तो ऐड करेंगे, डाउनवर्ड ट्रेंड है तो माइनस करेंगे, तो आपका स्टैंडर्ड सेल निकल जाएगा। फिर स्टैंडर्ड सेल में से माइनस करके एक्चुअल जो सेल हुआ ड्यूरिंग द डिस्टर्ब पीरियड वो माइनस करेंगे तो आएगा आपका शॉर्ट सेल्स, ठीक है। और फिर आप निकालोगे ग्रॉस प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल्स, ठीक है। जो शॉर्ट सेल निकाला उसको जीपी रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल्स। फिर अगर कुछ एडिशनल एक्सपेंसेस दिया है क्वेश्चन में, जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में होगा ही, किसी क्वेश्चन में एडिशनल एक्सपेंसेस देता ही नहीं है, तो नहीं दिया है तो ये वाला 5 नंबर स्टेप कुछ नहीं करना आपको। अगर दिया हुआ है, हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट बात और यहाँ आपको बताना है, ठीक है। अगर एडिशनल एक्सपेंसेस में मान लो कि पहला पॉइंट का तो है अमाउंट कि हाँ एडिशनल एक्सपेंसेस दिया हुआ है, ठीक है, ये भी आप नहीं निकाल सकते हो। मान लो ये दिया ही नहीं है कि एक्चुअल में एडिशनल एक्सपेंसेस के कारण कितना सेल हुआ, एडिशनल एक्सपेंसेस के कारण कितना सेल हुआ उसके कारण ये नहीं दिया हुआ है, तो इसको आपको नील मत लीजिए, यहाँ जीरो मत लिखिएगा, ये इसको हटा ही दीजिएगा पूरा। आप अगर मान लीजिए खर्चा दिया है 5000, ये दिया नहीं है क्वेश्चन और आप यहाँ जीरो लिख दिए, ठीक है, और इसका अमाउंट मान लो 200 निकला, तो आप सबसे जीरो कौन हो जाता है, ये गलत हो जाएगा फिर आपका, ठीक है। मिनिमम आपको लेना है, तो ये जो इसका वैल्यू दिया ही नहीं है तो इसको हम काट देंगे, इसको हटा देंगे, इसको लिखेंगे ही नहीं। समझ में आया बात? ऐसा नहीं, मान लो तीसरा वाला है, आपको एनुअल टर्नओवर आप निकाल ही नहीं सकते हो, है ही नहीं, तो निकाल ही नहीं पाएंगे, तो हम तीसरा वाला पॉइंट ऐसा नहीं कि जीरो लिखेंगे, जीरो लिखेंगे गड़बड़ हो जाएगा, फिर जीरो नहीं लिखना, जो नहीं दिया है उसको उस पॉइंट को लिखना ही नहीं है आप, क्लियर। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ क्लेम बनाएंगे हम लोग, यहाँ पर जो ग्रॉस प्रॉफिट निकाले वो, फिर एडमिसेबल जो एडिशनल एक्सपेंसेस 3 पॉइंट में जो सबसे छोटा है वो एडमिसेबल होगा, वो हम यहाँ ऐड करेंगे, फिर सेविंग एंड स्टैंडिंग चार्जेस माइनस करेंगे तो ग्रॉस क्लेम निकल जाएगा। ग्रॉस क्लेम में से फिर हम लोग निकालेंगे अमाउंट ऑफ क्लेम, और डिपेंड करता है आपका पॉलिसी फुल्ली इंश्योर्ड वाला है या पार्टली। फुल्ली इंश्योर्ड कब मानेंगे इसको हम, जब इंश्योर्ड अमाउंट जो है वो ज़्यादा है, मोर देन है किससे, या बराबर है किसका, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। जो ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर है उसके बराबर है आपका इंश्योर्ड अमाउंट, ठीक है, तो वो फुल्ली इंश्योर्ड है, तो उस केस में अमाउंट ऑफ क्लेम ग्रॉस क्लेम के बराबर होगा। अगर आपका इंश्योर्ड अमाउंट उससे कम है, लेस देन है ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर से, तो वो पार्टली इंश्योर्ड हुआ, उस केस में एवरेज क्लॉज लगेगा, और एवरेज क्लॉज में अमाउंट ऑफ क्लेम इस तरह से निकलेगा। अब आइए, हम आपको बोले थे कि भाई ग्रॉस प्रॉफिट एनुअल टर्नओवर का मतलब क्या है, सबसे पहले ये समझना। जनरली हम लोग एनुअल टर्नओवर का मतलब यहाँ जो समझते हैं, इन जनरल हमारे माइंड में जो चल रहा होगा, आपके माइंड में भी यही चल रहा होगा कि भाई एनुअल टर्नओवर का मतलब 1 साल का टर्नओवर। यानी अगर हम बोले कि भाई फाइनेंशियल ईयर 20-21 का जो टर्नओवर हुआ वही ना होगा एनुअल टर्नओवर, तो आंसर होगा हमारा नो। यहाँ एनुअल टर्नओवर का मीनिंग एकदम डिफरेंट है, आपको अलग मीनिंग है, एनुअल टर्नओवर का मीनिंग ही यहाँ अलग है। यहाँ मीनिंग क्या है समझ लेते हैं। यहाँ मीनिंग क्या है हमारा, मान लेते हैं कि हमारा डेट ऑफ फायर जो है, डेट ऑफ फायर वो 1 अक्टूबर 2022, तो इसके पीछे चल जाएंगे हम, पीछे 12 महीना।
यानी पीछे 12 महीने का मतलब क्या हो गया भाई कि 1 अक्टूबर 2021 से लेकर 30 सितंबर 2022 तक का जो सेल होगा ना, ये 12 महीना पूरा बन रहा है यहाँ से, इसी को बोलेंगे हम एनुअल टर्नओवर। डेट ऑफ फायर से जस्ट प्रिसीडिंग, इमीडिएटली प्रिसीडिंग 12 मंथ का जो टर्नओवर होगा वो होगा एनुअल टर्नओवर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 1 अक्टूबर 22 को फायर लगा था, तो 1 अक्टूबर 21 से लेकर 30 सितंबर 2022 पूरा 12 महीना हो रहा है आपका। तो ये 12 महीना जो होगा इसको बोलेंगे एनुअल टर्नओवर। इस पीरियड का जो सेल होगा, इस 12 मंथ का पीरियड का यहाँ जो 12 मंथ का सेल होगा, दिस इज नोन एज एनुअल टर्नओवर। अब अगर इस एनुअल टर्नओवर निकल गया, इसमें अगर हमको ट्रेंड दिया है कुछ क्वेश्चन में, तो अपवर्ड ऐड करेंगे, माइनस करेंगे डाउनवर्ड को। ठीक है, ये प्लस करने के बाद आपका आ जाएगा एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, क्लियर। तो एनुअल टर्नओवर का मतलब हो गया सेल्स ऑफ द 12 month immediately preceding from the date of fire. Sales of the 12 month immediately preceding from the date of fire is known as annual turnover. ठीक है, जो एग्जांपल मैंने यहाँ दिया, 1 अक्टूबर 2022 को अगर फायर हुआ है तो जस्ट इसके पिछले 12 महीना यानी 1 अक्टूबर 2021 से लेकर 30 सितंबर 2022 तक का जो टर्नओवर होगा ना, वो होगा आपका एनुअल टर्नओवर। ठीक है, उसमें ऐड करेंगे अपवर्ड ट्रेंड, माइनस करेंगे डाउनवर्ड ट्रेंड, तो आएगा आपका एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। ओके, अब इसमें हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे, अगर दिया रहेगा तो एडजस्टमेंट फॉर अपवर्ड ट्रेंड एंड डाउनवर्ड ट्रेंड इफ गिवन। अगर क्वेश्चन में ऐसा कोई ट्रेंड है, या तो सेल बढ़ रहा है या सेल घट रहा है, इस तरह का कुछ भी दिया हुआ है, तो हम उसका भी एडजस्टमेंट करेंगे। तो ये सारा एडजस्टमेंट करने से आपके पास आएगा एनुअल टर्नओवर, यानी एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। फिर उसका जीपी रेशियो से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर आपको निकालना है, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। ठीक है, तो ये निकाल लेंगे जीपी रेशियो जो हम लोग शुरू में निकाले हैं, मल्टीप्लाइड बाय एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। क्लियर। तो स्टेप आपको ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से आपको ये थोड़ा सा लेंदी पड़ता है, ठीक है, लेकिन इसी तरह से बनेगा आपको हर क्वेश्चन। सबसे पहले वर्किंग में क्या क्या करना है आपको, वर्किंग में सबसे पहले आप जो है सबसे पहले देख लीजिए कि इंडेमनिटी पीरियड और इंडेमनिटी पीरियड कितना है क्वेश्चन में, इंडेमनिटी पीरियड और डिस्टर्ब पीरियड, एक्चुअल डिस्टर्ब पीरियड, दोनों में कम कौन है, लोअर कौन है, छोटा कौन है, वो पॉइंट निकाल लेना है आपको पहले। उसके बाद फिर आप जीपी रेशियो निकाल लीजिए, फिर स्टैंडर्ड सेल निकाल लीजिए, फिर आप शॉर्ट सेल निकाल लीजिए, फिर आप ग्रॉस प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल निकाल लीजिए, फिर आप एडमिसेबल एडिशनल एक्सपेंसेस निकाल लीजिए। एडमिसेबल मतलब जो जिसके लिए हम क्लेम कर सकेंगे, एडमिसेबल एडिशनल एक्सपेंसेस निकालिए। 3 में से
कोई एक, अगर इसमें से कोई एक नहीं गिवन है तो 0 नहीं लिखना, उसको छोड़ ही देना है, ये ध्यान रखना है। 0 लिखिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। फिर ग्रॉस क्लेम निकाल लीजिए, फिर आप अमाउंट ऑफ क्लेम निकाल लीजिए। ये इतना आपको हर क्वेश्चन में और इसी ऑर्डर में करना, आप ऊपर नीचे इसको नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक होगा तभी दूसरा होगा, तीसरा उसी से लिंक्ड है सारा। ओके, क्लियर? तो ये स्टेप आपको हर क्वेश्चन में करना है लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी में। तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, अ फायर ऑकर्ड ऑन 1 जुलाई 2013 and business was practically disorganized up to 30 नवंबर 2013। 30 नवंबर 2013 तक हमारा बिजनेस डिस्टर्ब रहा, ये क्वेश्चन में लिख रहा है। ये हो गया डेट ऑफ फायर, और 30 नवंबर तक बिजनेस डिस्टर्ब रहा, यानी जनवरी बोलते हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 मंथ टोटल आपका हो गया। जुलाई से लेकर नवंबर तक 5 मंथ, डिस्टर्ब पीरियड आपका 5 मंथ है, क्वेश्चन में दिया हुआ, ठीक है। इसके बाद दिया हुआ है कि ये एक्चुअल जो सेल किया ड्यूरिंग द डिस्टर्ब पीरियड, ये हमारा डिस्टर्ब पीरियड दिया हुआ है, उसका सेल है ये। फिर दिया टर्नओवर 1 जुलाई से लेकर 30 नवंबर 2012 लिखा है, देखिए ये डिस्टर्ब पीरियड है हमारा 2013 का, ये जस्ट उसके पहले वाले पीरियड का, यानी अभी हम लोग देखिए पढ़े थे स्टैंडर्ड सेल, देखिएगा जाके आप स्टैंडर्ड सेल्स। स्टैंडर्ड सेल में क्या लिखे थे कि जितना डिस्टर्ब पीरियड था उसी पीरियड में अगर हमने पिछले फाइनेंशियल ईयर में कितना सेल किया था, तो ये पीरियड में इस पीरियड का ये देखिएगा तो एकदम उल्टा है, ये 2012 का पीरियड, दोनों सेम है, जुलाई से लेकर 30 नवंबर, ये भी जुलाई से लेकर 30 नवंबर, लेकिन ये 2012, यानी ये आपको स्टैंडर्ड सेल्स दिया हुआ है, स्टैंडर्ड सेल्स, ठीक है। हम निकालेंगे, अगर एडजस्टमेंट ट्रेंड का भी करना पड़ेगा, मैंने यही पीरियड का सेल हमको स्टैंडर्ड सेल में आएगा। फिर ये पिछले साल का आपको नेट प्रॉफिट दे दिया है, फिर इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस पिछले साल का दे दिया है, टर्नओवर लास्ट फाइनेंशियल ईयर का दे दिया है। अब फिर दिया है टर्नओवर फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, 30 जून 2012 तक का ईयर बोलता है, यानी ईयर मतलब 12 महीना, ठीक है। एक 12 महीने का सेल दिया है 30 जून तक का, यानी पीरियड क्या होगा इसका ध्यान से देखिएगा अगर आप, तो 1 जुलाई 2012, ठीक है, से लेकर, ये थोड़ा इसको काट के ना 2012 को 2013 कर दीजिएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ 2013 होना चाहिए, ठीक है। टर्नओवर फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2013 होगा ये, तो 1 जुलाई 2012 से लेकर 30 जून 2013 तक, ठीक है, 30 जून 2013। तो आप देखिए ये पीरियड को हम क्या बोलते हैं भाई, डेट ऑफ फायर का इमीडिएटली पीछे वाला 12 महीना है, ये डेट ऑफ फायर के जस्ट पीछे वाला 12 महीना है, यानी ये क्या हो गया, एनुअल टर्नओवर हो गया हमारे लिए, ये एनुअल टर्नओवर हो गया। एनुअल टर्नओवर का तो मतलब यही है कि जिस दिन फायर लगा उसके जस्ट पहले वाले 12 महीना का,
इमीडिएटली प्रीसीडिंग 12 मंथ का सेल, ये वही पीरियड बन रहा है कि नहीं, क्योंकि बोलता है 30 जून 2013 तक का सेल है और 1 साल का है, तो 1 साल का मतलब ये पीरियड स्टार्ट हुआ होगा 1 जुलाई 2012 को और एंड हुआ 30 जून 2013 को, ठीक है। और टोटल स्टैंडिंग चार्जेज आपको 1,44,000 दिया है और यहाँ दिया था इंश्योर्ड 1,20,000, दोनों को एडजस्ट कर देंगे तो अनइंश्योर्ड निकल जाएगा। 1,44 माइनस 1,20 कर देंगे तो 24,000 अनइंश्योर्ड निकल जाएगा। चलिए अब आते हैं नीचे क्या लिखा है। द कंपनी इंकर्ड एडिशनल एक्सपेंसेस दे दिया 18,000 रुपया विच रिड्यूस द लॉस इन टर्नओवर। देयर वाज ऑल्सो सेविंग भी दे दिया आपको एक्सपेंसेस में 4,972 का, ठीक है। कंपनी के पास लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी 3,30,000 रुपये का पॉलिसी लिया हुआ है कंपनी, ठीक है। इंडेमनिटी पीरियड देखिए यहाँ 6 महीना दिया है 6 मंथ और डिस्टर्ब पीरियड हम लोग कितना निकाले थे 5 मंथ। इंडेमनिटी पीरियड है हमारा 6 मंथ, दोनों में कम कौन, ऑब्वियसली 5 महीना, यानी 5 मंथ का हम क्लेम निकालेंगे। 5 मंथ में हमको जितना लॉस हुआ उसका क्लेम करेंगे, ठीक है, क्योंकि इंडेमनिटी पीरियड 6 महीना है और डिस्टर्ब पीरियड केवल 5 ही महीना है, तो 5 ही महीना का वर्किंग करेंगे हम लोग, ठीक है। देयर हैज़ बीन अ कंसिडरेबल इंक्रीज इन ट्रेड, इट हैज़ बीन एग्रीड दैट एडजस्टमेंट ऑफ 20% बी मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ अपवर्ड ट्रेंड भी दिया है। देखिए तो अपवर्ड ट्रेंड जब दिया है 20%, तो यहाँ स्टैंडर्ड सेल जो निकाले थे यहाँ भी 20% ऐड करेंगे और एनुअल टर्नओवर में भी 20% ऐड करेंगे। दोनों जगह हम लोग को ऐड करना होगा, तब जाके स्टैंडर्ड सेल आएगा या एनुअल टर्नओवर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लिए, अब 1 बाय 1 वर्किंग कर लेते हैं सारा जो भी दिया हुआ। क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। थोड़ा सा स्टेप याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि क्लेम पीरियड हमारा क्या हो, तो ये हम लोग अभी निकाल लिए कि इंडेमनिटी डिस्टर्ब पीरियड हमारा ये है और इंडेमनिटी पीरियड 6 महीना, यानी क्लेम हम 5 ही महीना के लिए करेंगे 5 मंथ के लिए, यानी 5 मंथ यानी जुलाई से लेकर नवंबर तक का, ठीक है। चलिए उसके बाद जीपी रेशियो निकालना है, जीपी रेशियो निकालेंगे, फिर हम लोग निकालेंगे ग्रॉस स्टैंडर्ड सेल्स, फिर निकालेंगे हम लोग 1 बाय 1 सारा स्टेप्स कर लेंगे, हमारा आराम से निकल जाएगा, कुछ है नहीं, बस स्टेप याद रखिएगा बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। स्टेप नहीं याद रहेगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। स्टेप याद रहेगा तो क्वेश्चन बन जाएगा फट फट। चलिए सबसे पहले हम लोग जीपी रेशियो निकालते हैं। जीपी रेशियो का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट ऑफ पुराने फाइनेंशियल का, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, ठीक है ना। तो प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कीजिएगा, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल्स ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100, ये करना है आपको। तो अब आपका नेट प्रॉफिट देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है पिछले साल का 1,80,000 प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेज 1,20,000, ये भी दिया हुआ है। पिछले फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर कितना है 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, तो यह हो जाएगा 3 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 इक्वल टू 30%, ठीक है। तो पहला स्टेप आपका हो गया, आप जीपी रेशियो निकाल लीजिए। आइए दूसरा चीज निकालना है हम लोग को स्टैंडर्ड सेल्स, ठीक है। सब चीज दिया था क्वेश्चन में, कुछ नहीं किए। नेट प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 1,80,000 दिया हुआ था, उसमें ऐड कर दिए इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 1,20,000, 10 लाख आपका टर्नओवर था पिछले साल का, उससे डिवाइड कर दिया मल्टीप्लाइड बाय 100, 3 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी 30% आपका जीपी रेशियो निकल गया। स्टैंडर्ड सेल्स आपको अब हम लोग निकाल देते हैं।
हमारा डिस्टर्ब रहा है जुलाई 2013 से लेकर नवंबर 2013, और इसी पीरियड के लिए हमको क्लेम भी करना है। तो इसी पीरियड में हमने पिछले साल कितना सेल किया था ये भी दिया है क्वेश्चन में। देखिए जुलाई से लेकर 30 नवंबर तक 2012 में कितना सेल किया था, 4 लाख रुपया। तो लिख देते हैं हम लोग 1 जुलाई 2012 से लेकर 30 नवंबर 2012 का सेल्स आपका 4 लाख। फिर इसमें ऐड करेंगे, चूंकि क्वेश्चन में दिया है अपवर्ड ट्रेंड 20%, नहीं दिया रहता नहीं करते ऐड, अपवर्ड दिया है, अपवर्ड ट्रेंड 20% है। तो 4 लाख का 20% कितना हो जाएगा, 80,000। ये ऐड कर दीजिए, आपका स्टैंडर्ड सेल 4,80,000 निकल गया। क्लियर। अब इसके बाद तीसरा स्टेप आपको निकालना है शॉर्ट सेल्स। शॉर्ट सेल निकालने के लिए क्या करना होगा, स्टैंडर्ड सेल में से एक्चुअल जो सेल हुआ डिस्टर्ब पीरियड में, ये है आपका डिस्टर्ब पीरियड जुलाई से लेकर नवंबर तक था 2013 में। तो ये स्टैंडर्ड सेल पहले लिख लेते हैं जो निकाले हम लोग। स्टैंडर्ड सेल्स ये 4,80,000 माइनस शॉर्ट सेल्स, सॉरी माइनस एक्चुअल सेल। एक्चुअल में हमने सेल किया 1,20,000 जी, तो आपका ये आ गया 3,60,000 शॉर्ट सेल्स। ठीक है। शॉर्ट सेल आ गया आपका 3,60,000। अब आइए नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल्स, तो 3,60,000 दिया था शॉर्ट सेल्स, और जीपी रेशियो हम लोग निकाले 3%, 30%। कितना होगा देख लीजिए, 3,60,000 का 30% कितना हो गया, 1,08,000 रुपया। तो 1,08,000 आपका आ गया ग्रॉस प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल्स। क्लियर। अब आइए हमको निकालना होगा, हम लोग वर्किंग कर लेते हैं एडिशनल एक्सपेंसेस के लिए। अब लेकिन एडिशनल एक्सपेंसेस निकालने के लिए ना आपको सबसे पहले निकालना होगा एनुअल टर्नओवर का जीपी, क्योंकि वो चाहिए हमको। ठीक है ना। तो एनुअल टर्नओवर निकालते हैं, उसको एडजस्ट करते हैं टर्नओवर क्या बोलते हैं उसको, ट्रेंड से। ये अलग से वर्किंग कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, अलग से वर्किंग ये इसका कर लेते हैं। एनुअल टर्नओवर यहाँ तो हम समझ लिए थे कि ये है हमारा 11 लाख एनुअल टर्नओवर। इसमें ट्रेंड एडजस्ट करेंगे 20%। ठीक है, तो आ जाएगा एनुअल टर्नओवर। तो ये वर्किंग हम लोग साइड में कर लेते हैं। चलिए एनुअल टर्नओवर और उसका जीपी निकाल लेते हैं, क्योंकि ये यूज होगा हमको जब एडिशनल एक्सपेंसेस निकालेंगे, तो वहाँ हमको ये यूज करना पड़ता है उसका एडमिसिबल अमाउंट निकालने के लिए। तो एनुअल टर्नओवर पहले निकालिए। चलो एनुअल टर्नओवर यहीं लिखते हैं हम लोग। ठीक है, एनुअल टर्नओवर का मतलब हुआ हमारा ये 2013 कर लीजिएगा इसको। ठीक है ना, ये 2013 होना चाहिए। 1 जुलाई 2012 से लेकर 30 जून 2013 का सेल, ये हुआ एनुअल। डेट ऑफ फायर के इमीडिएट 12 महीना पहले, तो ये आपको 11 लाख दिया हुआ है। इसमें फिर आप ऐड कर दीजिए अपवर्ड ट्रेंड। अपवर्ड ट्रेंड निकाल लीजिए, कितना है 20%। तो ये 2,20,000 इसको बढ़ा दीजिए, तो ये 13,20,000 हो गया आपका। अपवर्ड ट्रेंड आपका 13,20,000 आ गया। अब आप निकाल लीजिए ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एनुअल टर्नओवर, यानी 13,20,000 का 30% निकाल दीजिए। ग्रॉस प्रॉफिट आपका 30% है, तो 13,20,000 का 30% निकाल दीजिए। कितना आएगा देख लीजिए।
3,96,000 ये हमको निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो हम एडिशनल एक्सपेंसेस का नहीं निकाल पाएंगे। तो इसीलिए अलग से ये वर्किंग पहले कर लेंगे हम, ठीक है, क्योंकि ये हमको यूज करना पड़ता है। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एनुअल टर्नओवर 3,96,000 जो आया ये यूज होगा आपका वहाँ पर, तो इसको पहले आपको अलग से निकालना पड़ेगा। ओके, चलो, तो अब हम लोग निकालेंगे एडमिसिबल एडिशनल एक्सपेंसेज, आपको निकालना है। यहाँ देखिए क्वेश्चन में दिया था 18,000 रुपये उसका एडिशनल खर्चा है, और क्वेश्चन में ये कहीं नहीं लिखा था कि उस खर्चे के कारण कितना सेल हुआ, ये कहीं नहीं लिखा था इस क्वेश्चन में। आप पढ़ लीजिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि एडिशनल एक्सपेंसेस के कारण हमने इतना 5,000 या 20,000 सेल कर दिया, ऐसा कहीं नहीं लिखा है क्वेश्चन में। इसका मतलब हम जो बी पॉइंट लिखे थे ना आपका, ठीक है, फॉर्मेट में बी पॉइंट जो लिखे थे ना यहाँ एडिशनल एक्सपेंसेस के लिए, ये वाला, ये हम डालेंगे ही नहीं, हम ये वाला पॉइंट लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि इसका इन्फॉर्मेशन ही नहीं दिया हमको, तो हम कहाँ से लिखेंगे अपने मन से। तो जीरो नहीं लिखना है, यहाँ आपको पहले बताया, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं दिया तो हम जीरो लिख दिए तो गड़बड़ हो जाएगा। जीरो लिखिएगा तो आपको फिर गलत आंसर आने का चांस रहेगा। चलिए, एडमिसिबल एडिशनल एक्सपेंसेस निकालते हैं। सबसे पहला होगा आपका एडिशनल एक्सपेंसेस, कितना दिया हुआ है देख लीजिए, 18,000। ठीक है, फिर हम लोगों को लिखना है, दूसरा है फॉर्मेट, बीच वाला हम छोड़ दे रहे हैं, बी पॉइंट नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट सी लिख रहे हैं। एडिशनल एक्सपेंसेस मल्टीप्लाइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर डिवाइडेड बाय ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेज, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेज। ठीक है, तो एडिशनल एक्सपेंसेज 18,000 है, ग्रॉस प्रॉफिट अभी हम लोग निकाले 3,96,000 ऑन एनुअल टर्नओवर, फिर 3,96,000 प्लस अनइंश्योर्ड। देखिए क्वेश्चन में अभी हम आपको बताए थे कि 1,44,000 टोटल है, ठीक है, और 1,20,000 इंश्योर्ड बोल रहा है, तो ये दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे तो 24,000 आएगा अनइंश्योर्ड, तो यही 24,000 यहाँ लिखेंगे हम, 24,000 यहाँ लिख दिए। ओके, तो ये आपका निकल गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका अमाउंट निकल जाएगा। ठीक है, कितना आएगा देख लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए आप। 18,000 मल्टीप्लाइड बाय 3,96,000 डिवाइडेड बाय 4,20,000, 16,972 रुपया। ठीक है, 16,972 रुपया ये आ रहा आपका। तो इसका मतलब दोनों में जो कम होगा वो एडमिसिबल होगा ना, तो एडमिसिबल कितना हुआ, एडमिसिबल एडिशनल एक्सपेंसेस इक्वल टू 16,972। ओके, इसके बाद अब आप निकालोगे ग्रॉस क्लेम, फिर अमाउंट ऑफ क्लेम। ओके, चलो अब हम लोग क्लेम निकाल लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल्स। शॉर्ट सेल्स का जीपी कितना निकाले थे हम लोग, 1,08,000। फिर इसमें ऐड करेंगे एडमिसिबल एडिशनल एक्सपेंसेस, ठीक है,
16,972 और फिर माइनस करेंगे सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेस। सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेस देखिए क्वेश्चन में दिया था आपको 4972, ठीक है। तो ये माइनस करेंगे 4972, ये प्लस माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा देख लीजिए। एक लाख 8,000 प्लस 16,972 माइनस 4,972, तो 1,20,000 आ गया आपका। ठीक है, अब आपको क्या देखना है, ग्रॉस क्लेम निकल गया। अब अमाउंट ऑफ क्लेम में देखेंगे कि एवरेज क्लॉज लगता है या नहीं लगता है। ठीक है, चलिए हमारे पास पॉलिसी वैल्यू दिया है 3,30,000 और इंश्योर्ड जो ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एनुअल टर्नओवर कितना दिया है, देखिए 3,96,000 गिवन है ये। ठीक है, 3,96,000 आपको दिया हुआ है ये ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एनुअल टर्नओवर, हम लोग निकाले अभी। ठीक है, और ये दिया हुआ है 3,30,000, तो ये कम ना है। अभी लिखे थे हम लोग, नीचे देख लीजिए, हम लोग वर्किंग किए, मैंने लिखे थे जहाँ कि ग्रॉस प्रॉफिट एनुअल टर्नओवर और इंश्योर्ड अमाउंट को कंपेयर करेंगे। इंश्योर्ड अमाउंट अगर कम है ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एनुअल टर्नओवर से, तो इसका मतलब एवरेज क्लॉज लगेगा। ओके, एवरेज क्लॉज लगेगा इसका मतलब। ठीक है, तो एवरेज क्लॉज लगाइए और अमाउंट ऑफ क्लेम निकालिए, क्योंकि यहाँ पर आपका ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एनुअल टर्नओवर ज़्यादा है, तो अमाउंट ऑफ क्लेम निकाल लीजिए। अमाउंट ऑफ क्लेम, ठीक है, अमाउंट ऑफ क्लेम निकाल लेते हैं हम लोग। तो इंश्योर्ड अमाउंट divided by gross profit on annual turnover multiplied by gross claim। निकाल लीजिए अमाउंट इसमें डाल करके। इंश्योर्ड अमाउंट 3,30,000, ग्रॉस प्रॉफिट 3,96,000 था आपका, और ग्रॉस क्लेम 1,20,000। सॉल्व कर लीजिए। थ्री 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 396 1 2 3, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1,20,000। ठीक है, तो आपका 1,00,000 रुपया आ रहा है ये। तो 1,00,000 रुपया आपका अमाउंट ऑफ क्लेम होगा। आप लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए 1,00,000 रुपया क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो किसी भी क्वेश्चन में आपको ये सारा वर्किंग करना होगा, कोई इसमें ज़्यादा झमेला नहीं था। अब देखिए क्वेश्चन में, ठीक है ना, लेकिन इतना वर्किंग हर एक क्वेश्चन में आपको करना ही होगा लॉस ऑफ प्रॉफिट का क्लेम निकालने के लिए। सबसे पहले देखना है इंडेमनिटी पीरियड और डिस्टर्ब पीरियड दोनों में कम कौन है, सबसे पहले ये देखना जरूरी है, क्योंकि उतने पीरियड के लिए ही हमको सेल निकालना है सारा। और फिर उसके बाद जीपी रेशियो निकाल लेंगे। फिर जीपी रेशियो निकालने के बाद स्टैंडर्ड सेल निकाल लेंगे जितने पीरियड के लिए क्लेम करना है। अगर ट्रेंड कुछ दिया है तो स्टैंडर्ड सेल को उससे एडजस्ट भी कर देंगे। उसके बाद शॉर्ट सेल निकाल लेंगे। उसके बाद जीपी रेशियो ऑन शॉर्ट सेल निकालेंगे। फिर एडमिसिबल एडिशनल एक्सपेंसेस निकालेंगे। 3 पॉइंट में हो सकता है कोई एक ना भी हो, तो जो नहीं है उसकी जगह 0 नहीं लिखना है। ये बार बार हम बोल रहे हैं, ठीक है, इसलिए क्योंकि बहुत जगह होता है स्टूडेंट सोचता है नहीं दिया है 0 लिख देते हैं, इसका मतलब नील है, 0 है, तो नहीं लिखना आपको, कुछ नहीं, वो पॉइंट को छोड़ ही देना है। ठीक है,
तो ये आप देखा इतना निकाल लोगे, फिर ग्रॉस क्लेम निकाल लोगे। ग्रॉस क्लेम निकालते समय ग्रॉस प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल प्लस एडिशनल एक्सपेंसेस माइनस सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेस, तो ग्रॉस क्लेम आ जाएगा। फिर आप इंश्योर्ड अमाउंट को कंपेयर करोगे ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एनुअल टर्नओवर से, तो पता चलेगा आपका पॉलिसी जो है फुली इंश्योर्ड है प्रॉफिट या पार्टली इंश्योर्ड है। अगर वो फुली इंश्योर्ड है तो जितना ग्रॉस क्लेम उतना ही हम, ठीक है, अमाउंट ऑफ क्लेम हो जाएगा। लेकिन पार्टली इंश्योर्ड कब होगा? जब वो इंश्योर्ड अमाउंट कम है, जीपी रेशियो से जो ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एनुअल टर्नओवर निकाले उससे कम है आपका पॉलिसी का वैल्यू यानी इंश्योर्ड अमाउंट, तो इसका मतलब पार्टली इंश्योर्ड हो गया आपका वो। अगर वो पार्टली इंश्योर्ड है तो आपको अमाउंट ऑफ क्लेम एवरेज क्लॉज अप्लीकेबल करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इंश्योरेंस क्लेम निकाल लेंगे और उसके बेसिस पे आपका ये क्वेश्चन, इतना स्टेप हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा, इससे कम नहीं होगा। ज़्यादा हो सकता है कि मान लो किसी पीरियड में डायरेक्ट सेल नहीं दिया है तो सेल निकालना पड़ा, ठीक है, तो वो बढ़ सकता है, एडिशनल बढ़ सकता है वर्किंग, लेकिन इससे कम कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। इतना वर्किंग आपको हर क्वेश्चन में करना ही पड़ेगा। तो ये आपका एक क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए, इसका लॉस ऑफ प्रॉफिट का।